विविध शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी या यूं बोले राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी जिनके माध्यम से हमें स्वतंत्रता संग्राम में इन वीर योद्धाओं, वीर पुरुषों और सत्पुरुषों के माध्यम से ही हमारे देश के अंदर जो क्रांति की ज्वाला जली, उसमें जो प्रमुख जो क्रांतिकारी है उसमें आज हम चर्चा करेंगे। जो बारठ परिवार है उस बारठ में तीन प्रमुख क्रांतिकारी हुए थे। प्रथम हुए थे केसरी सिंह बारठ, उनके भाई थे जोरावर सिंह बारठ और उनके पुत्र थे प्रताप सिंह बारठ। भारत का सिर्फ ऐसे मात्र दो ही परिवार है जिन दोनों परिवारों ने अपने पूरे परिवार की आहुति मातृभूमि की रक्षा के लिए दे दी थी, जिनमें से एक का नाम आता है गुरु गोविंद सिंह और जो दूसरा जो परिवार आता है वो आता है केसरी सिंह बारठ। ये ऐसे मातृ क्रांतिकारी थे हमारे राजपुताना के, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था और अपना संपूर्ण जीवन केसरी सिंह बारठ ने कवि और एक क्रांतिकारी के रूप में जिया। और इनको आज हम राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में इनको सम्मिलित किया गया है। इनका जन्म 1842 ईस्वी में शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा के अंदर है, वहां इनका जन्म हुआ। शाहपुरा में देवपुरा गांव है। जो कि वर्तमान भीलवाड़ा जिले में आता है। इनको इस गांव को वाराणसी का खेड़ा भी कहा जाता है। बारठ जी का खेड़ा। इनके पिताजी का नाम कृष्ण सिंह, पिता का नाम कृष्ण सिंह था। ये भी एक कृष्ण पुस्तकालय यानी शाहपुरा के अंदर एक पुस्तकालय चलाते थे और इनकी जो शिक्षा है वो उदयपुर में हुई। इनकी जो शिक्षा है वो उदयपुर में पूरी हुई। और इनके अगर परिवार की बात करें तो क्रांतिकारी में अगर हम बात करें तो केसरी सिंह बारठ भाई जोरावर सिंह, इनके जो पुत्र थे प्रताप सिंह और इनके जो दामाद थे वो भी क्रांतिकारी थे, ईश्वरदास। ईश्वरदास और कई जगह ईश्वरदान भी मिलता है। गुरु गोविंद सिंह के गुरु गोविंद सिंह के पुत्र शहीद हो गए थे, मगर केसरी सिंह बारठ ने अपने दामाद तक देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया था। ये उनका पूरा परिवार, उनका पुत्र, उनका भाई, उनका जवाई, ये सब क्रांतिकारी थे। और केसरी सिंह बारठ जो कि एक अच्छे कवि भी थे, उनके द्वारा ये 1883 के अंदर श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आने से इनकी जो मातृभूमि के प्रति जो भावना है वो और ज्यादा उग्र हो गई। और श्यामजी कृष्ण वर्मा 1893 ईस्वी में लंदन चले जाते हैं। लंदन चलने के बाद में केसरी सिंह बारठ भी अपना स्थान कोटा के अंदर कर लेते हैं और वहां से क्रांतिकारी गतिविधियों को
संचालन करते हैं। ऐसे श्यामजी वर्मा भी सशस्त्र क्रांति से जुड़े हुए थे। 1893 में ये लंदन चले गए थे। हमें 3 बातें ध्यान रखें कि 1893 के अंदर ही स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। 1893 में ही महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और 1893 में श्यामजी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड जाने के बाद में इनके जो प्रमुख मित्र के चले जाने के बाद में उन्होंने अपना जो क्रांतिकारी क्षेत्र है वो कोटा को बनाया और इनको कई उपनामों से भी जाना जाता है। राजस्थान केसरी, योगी पुरुष, और देखिए राजस्थान केसरी सिंह भारत को भी जाना जाता है और राणा प्रताप को भी जाना जाता है। राणा प्रताप को भी राजस्थान केसरी या मेवाड़ केसरी तो राणा प्रताप को कर्नल जेम्स टोड ने कहा था और राजस्थान केसरी है तो केसरी सिंह भारत को और राणा प्रताप को दोनों को कहा जाता है। और एक योगी पुरुष भी केसरी सिंह भारत को कहा जाता है और केसरी सिंह भारत का सबसे ज्यादा जो चर्चित नाम है एक घटना के बाद में आता है। वो घटना है 1903 ईस्वी की, क्योंकि दिल्ली दरबार लगा जिसमें एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के समय दिल्ली के अंदर एक दिल्ली दरबार लगा जिनका जो नेतृत्व करा था वो वायसराय कर्जन कर रहा था, वायसराय लॉर्ड कर्जन। तो ये लॉर्ड कर्जन को भारत में कई नामों से जाना जाता है। सबसे जो अत्याचारी गवर्नर वायसराय था ये लॉर्ड कर्जन था। इनके शासन काल में ही कई ऐसे काले कानून लागू किए गए थे। लॉर्ड कर्जन ये चाहता था कि एडवर्ड सप्तम का जो राज्यवान उत्सव है वो भारत में मनाया जाए। इस कारण वायसराय ने लॉर्ड कर्जन ने मेवाड़ के जो शासक फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में बुलाते हैं। जब यह बात केसरी सिंह भारत को पता चलता है तो केसरी सिंह भारत को बहुत आहत पहुंचता है और ये कहता है कि कैसा समय आ गया जो स्वतंत्र मेवाड़ के जो शासक है और वो अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए लॉर्ड कर्जन के बुलाने पर वो दिल्ली जा रहे हैं। इस बात का उन्हें बहुत ही दुख हुआ। दुख होने के कारण उन्होंने राव गोपाल सिंह को बुलाया। वे भी राजस्थान के प्रमुख सशस्त्र क्रांति में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और केसरी सिंह भारत ने सोल्टा लिखा। सोल्टा लिखे और जिन्हें डिंगल भाषा में लिखा गया था। डिंगल भाषा में लिखा गया था। तो डिंगल भाषा में लिखकर ये फतेह सिंह जो कि उस समय मेवाड़ के महाराणा थे, अभी राव गोपाल सिंह के को ये कार्य सौंपा गया था कि आप जाकर महाराणा फतेह सिंह को ये
चेतावनी या चुंगटिया, चेतावनी या चुंगटिया। અને पत्र लिखा, एक संदेश लिखा, इनका नाम बना चेतावनी का चुंगटिया। इसके अंदर ऐसे 13 शोध लिखे गए थे जिनकी जिम्मेदारी गोपाल सिंह खरवा को दी गई थी कि आप जाकर महाराणा फतेह सिंह को दिया जाए। कहा जाता कि महाराणा फतेह सिंह उस समय रेल के अंदर थे और दिल्ली से पहले पहुंचने या दिल्ली में इनको राव गोपाल सिंह खरवा ने ये जो इनके द्वारा चेतावनी चुंगटिया में जो 13 शोध लिखे थे उनको ले जाकर महाराणा फतेह सिंह को दिया। और फतेह सिंह ने जब इन चेतावनी चुंगटिया में जो शोध पढ़े उनको पढ़कर उनका जो जो स्वाभिमान है वो वापस जा गया। उसमें लिखा गया था, डिंगल भाषा में लिखा गया था कि हे महाराणा फतेह सिंह, आप क्या हो? आपके पूर्वज महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, जिन्होंने घास फूस की इस मातृभूमि की रक्षा के लिए घास फूस की रोटियां खाई और आप उनके ही वंशज जो 30x30 के कमरे में जाकर लाल कर्जन के आप समक्ष जाकर अपना सर झुकाकर वहां बैठोगे। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके पूर्वजों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया और मुझे आप जैसे शासक पर दिखा रहे, आप इतने कायर रहे कि उनके आगे अपना मस्तक झुकाओगे। जब ये बात महाराणा फतेह सिंह ने पढ़ी तो फतेह सिंह ने कहा, बीमारी का बहाना लेकर वो दिल्ली दरबार से वापिस मेवाड़ आ जाते हैं। इस कारण कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि चेतावनी चुंगटिया किनके द्वारा लिखा गया, ये श्री भारत के द्वारा लिखा गया, इनके माध्यम से महाराणा फतेह सिंह को दिया गया तो राव गोपाल सिंह खरवा को भेजा गया था। कितने शोध लिखे गए थे? 13 शोध लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे? डिंगल भाषा में लिखा गया था। अब ये डिंगल भाषा है, ये चारणों की मुख्य भाषा है, यानी राजस्थान की जो गद्य शैली है, साहित्य शैली है, उसमें डिंगल भाषा वर्तमान में डिंगल भाषा कहीं बोली नहीं जाती है, सिर्फ एकमात्र साहित्यिक भाषा रह गई है। इसके जो प्रमुख लेखक है वो पृथ्वीराज राठौड़ को माना जाता है, जिनकी पातल और पित्तल मुख्य रचनाएं। और डिंगल भाषा चारणों की भाषा है और ये पश्चिमी राजस्थान में चारणों के द्वारा या भाटियों के द्वारा इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। कई बार जो परीक्षा प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग यहाँ से ही के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो चेतावनी चुंगटिया कितने शोध थे, कौन सी भाषा थी, किसको भेजा, उस समय वायसराय कौन था, इससे संबंधित आते हैं। और आगे देखिए 1911 के अंदर विलियम ये भी दिल्ली आते हैं और उनके साथ आती है मैडम मेरी। और उस समय भी केसरी महाराणा फतेह सिंह को जगाते हैं और उसी में महाराणा फतेह सिंह दिल्ली में नहीं जाते हैं। ये मैडम मेरी है, नहीं कि मेरी मैडम है। 1911 की घटना है। इसके बाद में केसरी सिंह महाराज ने सशस्त्र क्रांति की योजना बना रहे थे। उन योजनाओं में जो मुख्य था, अब उनके देखिए हमें साहित्य क्षेत्र में योगदान पड़ेंगे। साहित्य जिनको दो भागों में बांट सकते हैं, साहित्य क्षेत्र और क्रांतिकारी क्षेत्र में। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें रूपी रानी,
रूठी रानी, प्रताप तीर्थ, दुर्गादास, राज सिंह तीर्थ, राज सिंह तीर्थ और एस विगोस्की, बौद्ध ग्रंथ उसका भी उन्होंने हिंदी में, बुद्ध चरित्र का हिंदी में भी अनुवाद किया गया था। बुद्ध चरित्र का हिंदी में अनुवाद किया गया था। इस कारण इनके द्वारा ये प्रमुख जो पुस्तक लिखी, रूठी रानी जो शब्द जानते हो, प्रताप चरित्र, दुर्गादास, राज सिंह चरित्र, एस घोष, बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद किया था, और जसवंत चरित्र भी इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें। ये कवि होने के, क्रांतिकारी होने के साथ साथ अच्छे साहित्यिक कवि हुए थे। इनकी जो मुख्य भाषा थी वो डिंगल भाषा थी। अब हम पढ़ते हैं इनके एक श्यामलदास जीवनी, कवि श्यामल दास की जीवनी भी भारत के द्वारा लिखी गई थी। प्रमुख पुस्तक रूठी रानी, प्रताप चरित्र, दुर्गादास, राज सिंह चरित्र, एस घोष की बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद किया गया था, और श्यामलदास की जीवनी भी इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। अब इनकी क्रांतिकारी योगदान, क्रांतिकारी क्षेत्र में योगदान, इनका जो महत्वपूर्ण योगदान था वो 1903 में महाराणा प्रताप सिंह को रोका गया था। उसके बाद में उनके द्वारा 1907 में अभिनव भारत समिति का गठन किया गया था। अब ध्यान रखना, 1910 के अंदर अभिनव भारत समाज, नामक संगठन का निर्माण विजय सिंह पत्थी के द्वारा किया गया था। विजय सिंह पत्थी जिन्हें राजस्थान में भारत के अंदर किसान आंदोलन का जनक मानते हैं। हमें ध्यान रखना है कि 1907 में अभिनव भारत समिति का गठन केएस सिंह बारट के द्वारा किया गया था, जबकि 1910 में अभिनव भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पत्थी के द्वारा की गई थी। अब आगे देखते हैं हम कि उनके द्वारा 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना, यानी केएस बारट द्वारा 1910 के अंदर वीर भारत सभा का गठन किया गया था, और इनके द्वारा वीर भारत समाज है यहाँ, वीर भारत समाज, यानी जो विजय सिंह पत्थी ने 1910 के अंदर वीर भारत समाज की स्थापना की गई थी, और 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना केएस सिंह बारट के द्वारा की गई थी। एक बार प्रतियोगिता परीक्षा प्रश्न आया था कि वीर भारत सभा में स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं था, इसमें देखिए सम्मिलित होने वाले व्यक्ति
गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा, हीरालाल, रामकरण, हीरालाल, हीरालाल लाहौटी, हीरालाल लाहौटी और हीरालाल जालोरी, हीरालाल जालोरी। जालोरी। देखिए कई बार हम प्रतियोगिता परीक्षा में उस जगह मार खा जाते हैं कि हम पढ़ते हैं वीर भारत सभा की स्थापना किसने की, तो केसरी बारट ने। कई बार प्रश्न आता है कि वीर भारत सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं था, तो हमें अगर ये चारों नाम याद हो, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा, रामकरण, हीरालाल जालोरी और हीरालाल लाहौटी, तो ये हमें पूरा विस्तार से अगर अध्ययन करें तो हमारे परीक्षा के अंदर हमारे द्वारा कभी भी गलत उत्तर नहीं लिखा जाएगा। तो 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना में इन व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान था, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा, रामकरण, हीरालाल जालोरी और हीरालाल लाहौटी। आगे हम पढ़ते हैं कि केसरी सिंह बारट 2 छात्रावास चलाते थे, 2 छात्रावास चलाते थे। एक तो था जोधपुर के अंदर और दूसरा था कोटा के अंदर। ये था सोमदत्त और ये चलाते थे रामकरण। अब देखिए रामकरण ये चलाते थे, अरबों क्रांतिकारी शिक्षा दी जाती थी। अब हुआ क्या, केसरी सिंह बारट और रामकरण को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन की आवश्यकता थी और हमेशा ही क्रांतिकारियों के पास धन का हमेशा ही अभाव रहा। तो जोधपुर के एक सेठ थे प्यारेलाल, महंत प्यारेलाल। तो क्या रामकरण योजना बनाता है, इस महंत प्यारेलाल के पास अच्छे पैसे थे, ये शेर थे, तो किसी प्रकार की कमी नहीं थी। तो उन्होंने कहता है कि हम आपको तीर्थ यात्रा के लिए ले जाते हैं, और ये जोधपुर से ले जाकर रामकरण ने महंत प्यारेलाल को कोटा में ले जाते हैं और कोटा में ले जाकर महंत प्यारेलाल की हत्या कर देते हैं। हत्या कर देते हैं। इस महंत की हत्या करने के बाद में अंग्रेज सरकार का ध्यान है और रामकरण और केसरी सिंह बारट की ओर इनका ध्यान जाता है, और इसका जो आरोपी है हंसराज को बनाते हैं, हंसराज लाहौटी। हंसराज इसका जो मुख्य आरोपी है महंत प्यारेलाल की हत्या 1913 में कर दी जाती है। 1913 ईस्वी में हंसराज लाहौटी को इसका मुख्य आरोपी बनाया जाता है, मगर एक रामकरण के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। रामकरण के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है केसरी सिंह के द्वारा, रामकरण के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है केसरी सिंह को। इसकी भाषा भी अलग ही होती है, संकेतों के माध्यम से कि अब आटा छिड़ गया होगा, यानी अब आटा छिड़ गया होगा, अब आटा छिड़ गया होगा, अब आटा छिड़ गया होगा। इस आटे को मछलियों के लिए चंबल में फेंक दिया जाए, यानी कोड भाषा में लिखा गया था कि अब आटा है वो छिड़ गया और इसको चंबल नदी में फेंक दिया जाए, और यह पत्र इसी प्रकार अंग्रेजों के पास पहुंच गया।
ये पत्र अंग्रेजों के पास पहुंच गया। तो अंग्रेजों ने जो पूरा जो शक है वो केसरी सिंह बारड, रामकरण और हंसराज लाहिड़ी के ऊपर मुकदमा चलाया गया था। इसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड कहा जाता है। ये घटना 1913 की है। फिर अंग्रेजों ने केसरी सिंह बारड को कोटा के अंदर गिरफ्तार कर लेते हैं। कोटा के अंदर गिरफ्तार कर लेते हैं। कोटा के अंदर गिरफ्तार कर लेते हैं और यहां से गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में इनको भेज दिया जाता है। हजारीबाग जेल है वो बिहार के अंदर है, जो कि वर्तमान में हजारीबाग है वो झारखंड राज्य के अंदर है। वहां पर इनको 20 वर्ष की कठोर सजा दी जाती है। 20 वर्ष के लिए कठोर सजा सुनाई जाती है और वहां पर इनके साथ अमान्य व्यवहार किया जाता है। और वहां पर जेलर मीर थे, उन्होंने देखा जब केसरी सिंह बारड को भोजन में चावल दिए गए थे तो उन चावलों के द्वारा केसरी सिंह बारड ने एक भारत का नक्शा बना दिया। एक भारत का नक्शा बना दिया। इस बात से जेलर मीर बहुत ही प्रभावित हुआ और 1919 में इनको हजारीबाग जेल से रिहा कर दिया गया था। और रिहा करने के बाद में केसरी सिंह बारड ने 1920 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेते हैं। यानी उनको 20 साल की सजा दी गई थी। 1914 के अंदर इन्हें गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करके कोटा से हजारीबाग जेल में भेज दिया गया था और 1919 में इनको रिहा कर दिया गया था। 1920 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें केसरी सिंह बारड ने हिस्सा भाग लिया। जब 1918 के अंदर एक पत्रकार के माध्यम से 1918 ईस्वी में किसी पत्रकार भाई के माध्यम से उनको ये सूचना मिली कि आपका पुत्र प्रताप सिंह बारड की मृत्यु हो गई। तब इस बात को सुनकर केसरी सिंह बारड के मन में कोई दुख नहीं था। उसने कहा भारत माता का लाल था और भारत माता के लिए शहीद हो गया, इसमें रोने की क्या बात है। इस कारण उस पत्रकार ने केसरी सिंह बारड को योगी पुरुष की उपाधि दी थी। योगी पुरुष कहकर पुकारा। उसने कहा ये योगी के समान ऐसे दुख और सुख का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके मन में सिर्फ मातृभूमि के प्रति ही भावना है। तो किसी प्रकार का पुत्र प्रताप सिंह की मृत्यु का समाचार सुनकर भी ये ज्यादा दुखी नहीं थे। उसने कहा मनुष्य धरती माता का पुत्र था और धरती माता को आजाद कराने के लिए ही मेरे पुत्र शहीद हो गया, इसमें मेरे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर इनके पिता के द्वारा एक पुस्तकालय चलाया जाता था, कर्षण वाणी पुस्तकालय। इनके पिताजी के द्वारा कर्षण सिंह बारड के द्वारा कर्षण वाणी पुस्तकालय चलाया जाता था शाहपुरा के अंदर। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर।
और ये बात, और उनके बाद में ये अपना जीवन जीने लगे। और ऐसा कहा जाता है 7 अगस्त 1941 ईस्वी में इनको ये सूचना मिलती है कि भारत के महान कवि और साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई है। तब ये कहते हैं कि भारत के एक महान कवि का देवलोक हो गए। इस बात को सुनकर उसने कहा मेरा भी समय नजदीक आ चुका है। इनके 7 दिन बाद में 14 अगस्त 1941 में इस महान क्रांतिकारी केसी भारत की भी मृत्यु हो जाती है। और रासबिहारी बोस ने कहा कि भारत का एकमात्र ऐसा परिवार था जिसने संपूर्ण परिवार ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने परिवार की आहुति दे दी थी। ये थे केसी सिंह भारत। इनसे संबंधित अगर परीक्षा में प्रश्न आए तो चेतावनी या चुनौतियां 1903 लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार, महंत प्यारेलाल की हत्या में इनका नाम सामने आया। इनको हजारीबाग जेल में भेजा गया। 1919 में इनको रिहा कर दिया गया था। 1918 में इनके पुत्र की मृत्यु, प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई थी। उनके बाद में 1920 के ये कांग्रेस अधिवेशन में ये भाग लेते। इनके पिताजी थे कृष्ण सिंह और कृष्ण वाणी पुस्तकालय चलाते थे। और 14 अगस्त 1941 में केसी सिंह भारत की मृत्यु हो जाती है। हम आगे इनके भाई जोरावर सिंह के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए जो प्यारेलाल हत्याकांड हुआ था वो प्यारेलाल हत्याकांड 1912 की घटना है। और 1914 में इनको जेल हुई थी केसी सिंह भारत को। हम अगले हम इनके जो भाई है जोरावर सिंह भारत, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जोरावर सिंह भारत। देखिए जोरावर सिंह भारत में केसी सिंह भारत के छोटे भाई थे। ये भी क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़े हुए थे। इनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। यह भी बचपन से ही क्रांतिकारी गतिविधियों से संलग्न थे। और इनका नाम सबसे जोरावर सिंह भारत में ही अपना गुरु मानते थे अरविंद चंद्र घोष को। अरविंद घोष को अपना ये गुरु मानते थे। ये जोरावर सिंह भारत भी अर्जुनलाल शेट्टी के विद्यालय में पढ़े हुए थे। वहां से उन्होंने बम बनाने की कला सीखी। और इनका नाम 2 मामलों में उभर कर सामने आता है। एक तो आता है हार्डिंग बम कांड। हार्डिंग बम कांड के अंदर ये अरविंद घोष ने अमीरचंद ने इनके गुरु, उनका नाम था अमीरचंद। हार्डिंग बम कांड में इनका नाम आता है 23 दिसंबर 1912। 23 दिसंबर 1912 के अंदर लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस। उस समय 1911 के कोलकाता लॉर्ड हार्डिंग कोलकाता से दिल्ली आ रहे थे। उस समय चांदनी चौक
दिल्ली के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है चांदनी चौक। चांदनी चौक में स्थान पर जोरावर सिंह बारड और प्रताप सिंह बारड द्वारा जोरावर सिंह बारड और प्रताप सिंह बारड के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाता है। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाता है। इस बम में बम फेंका जाता है। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया गया था कि बम किस स्थान से फेंका गया था, तो PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। अभी दिल्ली में चांदनी चौक के पास एक पंजाब नेशनल बैंक थी, उस नेशनल बैंक की जो बिल्डिंग थी वहां से जोरावर सिंह बारड और प्रताप सिंह बारड के द्वारा बम फेंका गया था। पिछली बार इसमें प्रश्न पूछा गया था कि चांदनी चौक से बम किसने फेंका। चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका, तो हम तो ये याद रखते हैं जोरावर सिंह बारड और प्रताप सिंह बारड है। मगर हमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये प्रताप सिंह इनका भतीजा था और उन्होंने जो समझदार था वो जोरावर सिंह बारड था। तो जो बम फेंका था किसने फेंका था, जोरावर सिंह बारड ने फेंका था। कहा जाता है कि दोनों ही तो मुसलमान जो बुर्का पहनते हैं काले वस्त्र का, उसी हिसाब से ये छत पर PNB बैंक की छत पर जोरावर सिंह बारड और प्रताप सिंह बारड बुर्का पहने हुए थे और ये बम जोरावर सिंह बारड के द्वारा ही फेंका गया था। उसमें लॉर्ड हार्डिंग का जो महावर था महावीर सिंह की मृत्यु हो जाती है और हाथी भी मारा जाता है। मगर लॉर्ड हार्डिंग ये किसी प्रकार चोटिल हो जाता है मगर ये बच जाता है। कहा जाता है कि बाद में ये दोनों जोरावर सिंह बारड और प्रताप सिंह बारड इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी वहां से सुरक्षित निकल कर भाग जाते हैं। इनका नाम चांदनी चौक में बम फेंकने के कारण ये चर्चित हुए थे। उसके बाद में जोरावर सिंह बारड पर उनके बाद के अंदर आरा हत्याकांड में भी इनका नाम लिया जाता है। आरा हत्याकांड के अंदर भी 20 मार्च 1913 ईस्वी में जो आरा हत्याकांड हुआ था, एक महंत की हत्या के आरोप में भी मुकदमा जोरावर सिंह बारड पर चलाया जाता है। मगर जोरावर सिंह बारड उस घटना के बाद में ये वैरागी साधु बन जाते हैं और ये वैरागी साधु अमरदास के नाम से, उनका नाम विजय सिंह पत्ती की तरह, विजय सिंह पत्ती का भी नाम भूप सिंह था और बाद में विजय सिंह पत्ती बन गए थे। और ये भी जोरावर सिंह ने अपना नाम बदलकर अमरदास नाम कर लिया था और वैरागी साधु वैरागी जीवन जीने लगे और बूंदी के कोटा और बूंदी के चमल के पीरियड में उन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। और ऐसा कहा जाता है कि इनके निमोनिया के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है 1939 में कोटा में। 1939 ईस्वी में कोटा में निमोनिया के कारण जोरावर सिंह बारड की मृत्यु हो जाती है। देखिए प्रमुख जोरावर सिंह बारड का प्रमुख योगदान था चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग के पर बम फेंकने का जो मुख्य आरोप था वो जोरावर सिंह बारड पर लगा। ये PNB बैंक से फेंका गया था और इस बम फेंकने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो जोरावर सिंह बारड की थी। ये अर्जुनलाल सेठी के भी शिष्य थे
और ये अपना गुरु अमृतचंद को मानते थे। आरा हत्याकांड 1913 में इनका नाम मुख्य रूप से आए थे। इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहा जाता है। ध्यान रखना इस बात का कि राजस्थान का चंद्रशेखर राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद जोरावर सिंह बारट को कहा जाता है, क्योंकि जोरावर सिंह बारट भूमिगत रहकर ही इस आंदोलन को क्रांतिकारी गतिविधि में भाग लिया और चंद्रशेखर की तरह ही ये भी कभी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए थे। इस कारण इन्हें जोरावर सिंह बारट को राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। ये हमारा बिंदु जोरावर सिंह बारट भी पूरा हो जाता है। इसके बाद में जोरावर सिंह बारट का भतीज प्रताप सिंह बारट और केसरी सिंह बारट के पुत्र, हम प्रताप सिंह बारट के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रताप सिंह बारट इनका जन्म 1893 ईस्वी में उदयपुर में इनका जन्म हुआ था और वर्धमान पाठशाला में उन्होंने अध्ययन किया और वर्धमान पाठशाला में जिसको चलाते थे अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी ये भी राजस्थान में सशस्त्र क्रांति से जुड़े हुए थे। अर्जुनलाल सेठी इनके शिष्य थे। वर्धमान पाठशाला में प्रताप सिंह बारट ने बम बनाने की उन्होंने कला सीखी और लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में जो जोरावर सिंह बारट के साथ ये प्रताप सिंह बारट थे, जो हमने जोरावर सिंह बारट वाले बिंदु में हमें इस घटना का हमें अध्ययन कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि आसानाडा रेलवे स्टेशन है जोधपुर के पास। वहां इनका एक मित्र था स्टेशन मास्टर। उस स्टेशन मास्टर मित्र ने इनके साथ विश्वासघात किया प्रताप सिंह बारट के साथ और प्रताप सिंह बारट को अंग्रेजों को धोखे से पकड़वा दिया गया था। वहां पर पकड़ाने के बाद में उन्हें बरेली जेल में भेज दिया जाता है और वहां पर जेलर कविसलैंड ने बरेली जेल में प्रताप सिंह पर बहुत ज्यादा अत्याचार और अमानवीय व्यवहार करते हैं। पशुओं के साथ जैसा व्यवहार करते थे उससे भी बेहतर गलत व्यवहार कविसलैंड के द्वारा प्रताप सिंह बारट पर किया जाता है। कई प्रकार की यातनाएं दिया जाता है और उनसे राज दिलवाने के लिए कई बार उनको कहते हैं, मगर ऐसा कहा जाता है कि कविसलैंड ने प्रताप सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट से मिलने के लिए केसरी सिंह बारट को बुलाते और क्रांतिकारी राज दिलवाने के लिए दबाव बनाते हैं। मगर केसरी सिंह बारट कहते हैं, ये पुत्र प्रताप सिंह बारट, तुम मेरे पूर्वजों का मान और अपने माता का दूध मत लज्जा देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम भारत माता के लिए शहीद हो जाएगा। तो केसरी सिंह बारट के आने पर भी प्रताप सिंह बारट ने जो क्रांति संबंधी गतिविधियां थी उनकी जानकारी कभी भी अंग्रेजों को नहीं दी। तो इसलिए ये कहता है कि मैंने मेरे जीवन में, यानी जेलर कविसलैंड ये कहता है कि मैंने मेरे जीवन में इतना
बालक नहीं देखा, इतना हिम्मत वाला मैंने कभी बालक नहीं देखा। मैंने यातनाएं और कष्ट देने थे, उतने कष्ट दे दिए, मगर ये कभी भी प्रताप सिंह बारट ने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला। इस वीर की मृत्यु 1918 के अंदर बरेली जेल के अंदर, बरेली जेल के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है 23 अगस्त 1918 में बरेली की जेल में इनकी प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले ये कृष्ण ये कहते हैं कि प्रताप, ये उस समय ज्यादा उम्र नहीं थी, मात्र 22-23 साल की उम्र थी। उसने कहा तेरी माता तेरे लिए रो रही है, मैं तेरे पिता को जेल से रिहा कर दूंगा। उसने कहा मेरी एक माँ रोएगी, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी एक माँ रोएगी। अगर मैंने क्रांतिकारी के बारे में बता दिया तो भारत माता की हजारों माताएं रोएगी। ऐसे वीर और बहादुर थे। इनकी मृत्यु 23 अगस्त 1918 में बरेली में हो गई थी। और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर अंग्रेज सरकार के द्वारा कष्ट दिए गए थे तो एक थे सागरमल गोपा, जैसलमेर से थे सागरमल गोपा, और सबसे 2 नंबर थे प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट उन्होंने उनके साथ सबसे ज्यादा अत्याचार और अमानवीय व्यवहार हुआ था। हमने तीनों के बारे में हमने एक ही परिवार के केसरी सिंह बारट, भाई जोरावर सिंह बारट और केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह बारट। इससे अगर संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने में कौन कौन थे, तो जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट थे। और वो किस जेल में रखा गया था, तो बरेली जेल में रखा गया था। उनकी मृत्यु किस जेल में हुई थी, तो बरेली जेल में हुई थी। कर्जनेर ने कहा मैंने मेरे जीवन में इतना बहादुर और निडर बालक नहीं देखा। और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अत्याचार और शोषण किसी क्रांतिकारियों पर हुआ, अंग्रेज सरकार के द्वारा कष्ट दिए गए, तो वो थे सागरमल गोपा और प्रताप सिंह बारट। आज हमारा बारट परिवार के केसरी बारट, जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट के बारे में हमें अध्ययन किया। नमस्कार।